जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा था, अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं नाम से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आपकी जियोग्राफी की पुस्तक से। तो इस अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, उनके बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमने ये भी समझा था कि क्रियाएं होती कितने प्रकार की है। तो 5 प्रकार की क्रियाएं होती है, उनकी भी चर्चा हमने कर ली थी। फिर हमने शुरू किया था कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर प्राथमिक क्रियाओं में जैसे क्रियाएं कौन कौन सी सम्मिलित की जाती है, उन क्रियाओं की विशेषताएं क्या है और इस संसार में इन 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया कहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से करके हमारी बात चल रही थी, जिसमें हमने बात कर ली थी पशुचारण पर, जिसमें हमारी बात चल रही थी कृषि को लेकर के। और हमने पढ़ लिया था 1 नंबर प्रकार आपका जो था गहन निर्वाह कृषि, वहाँ से शुरू किया था। और जिसमें उस गहन निर्वाह कृषि को हमने 2 भागों में बांटा था। एक जो हमारा भाग था आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि, और जो दूसरा है वो सेम का सेम नाम रिपीट हुआ है, गहन निर्वाह कृषि। ओके स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो 2 नंबर भाग है गहन निर्वाह कृषि, किस निर्वाह कृषि को 2 भागों में क्यों बांटा गया। तो निर्वाह कृषि नाम से पता चल रहा है कि जो जीवन का निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। इसको 1 नंबर भाग था आदिवासियों का टाइम की अगर बात करें या आज भी बात करें कि आदिवासी लोग जिस प्रकार से कृषि करते हैं, जिसको बोला गया था आदिमकालीन निर्वाह कृषि। हमने पिछले वीडियो सेशन में अच्छे से समझ लिया था कौन से क्षेत्रों में की जाती है, किस प्रकार की विशेषताएं हैं, किन के द्वारा की जाती है, किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है, हमने अच्छे से बिल्कुल मैप के जरिए समझ लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं गहन निर्वाह कृषि की, कि इसका 2 नंबर जो प्रकार था गहन निर्वाह कृषि, उसको आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है। समझते हैं कि इस गहन निर्वाह कृषि को फिर से आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा था? 1 नंबर आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और जो दूसरा है वो आपका चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। समझते हैं कि चावल प्रधान क्या है और चावल रहित क्या है, समझने का प्रयत्न कीजिए। नाम लिखा हुआ है चावल प्रधान, मतलब जिसमें चावल की प्रधानता हो। इस प्रकार की कृषि जिसमें चावल की खेती की, चावल की कृषि को प्रधानता दी जाए, यानी मुख्य माना जाए, वो होती है आपकी चावल प्रधान। और इस प्रकार की कृषि जिसमें चावल की कृषि को या चावल की खेती को प्रधानता न दी जाए, एकदम शून्य के बराबर माना जाए, उसको बोला जाता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। नाम से पता चल गया होगा, जिस कृषि में चावल की प्रधानता हो यानी मुख्य फसल चावल रहेगी, वहाँ उस कृषि को बोला जाएगा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और जिस कृषि में चावल की फसल को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा और प्रधानता नहीं दी जाएगी, उसे बोला जाएगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। गहन शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि सर इसका गहन नाम क्यों रखा गया है, यानी कि इसमें जो भी कृषि की जाती है वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है, एक बड़े स्तर पर की जाती है। यानी कि आदिवासियों की तरह नहीं है कि छोटे भूभाग पर की जाती है, आदिमकालीन की तरह नहीं है कि एक छोटे भूभाग पर की जाती है, उस प्रकार की कृषि नहीं है। ये इस प्रकार की कृषि है जिसको एक बड़े भूभाग पर किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। ये उस प्रकार की कृषि है जो व्यापार की दृष्टि से भी की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि, यानी कि एक बड़े पैमाने की थोड़ी कृषि है। समझते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, कि चावल प्रधान यानी कि मुख्य फसल किसको माना जाएगा? चावल को। नाम से ही पता चल रहा है कि चावल को प्रधानता दी गई है, यानी मुख्य फसल कौन सी होगी? चावल। अब आप लोग इतना तो जानते हो सर, जो चावल की खेती की जाती है वही की जाती है जहां पर पानी की अधिकता होती है। एक बार आप स्क्रीन पर इमेज चलती हुई देखिए कि इस इमेज के अंदर आपको चावल की पौध लगाते हुए लोग जो है, पुरुष जो है, व्यक्ति जो है वो दिख रहे हैं कि किस प्रकार से चावल की पौध लगा रहे हैं, यानी चावल की खेती कर रहे हैं, चावल का रोपण कर रहे हैं, पौध का रोपण कर रहे हैं। तो उस रोपण के अंदर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस प्रकार वो खड़े पानी के अंदर चावल के पौधे को रोपने का कार्य कर रहे हैं, रोपण का कार्य कर रहे हैं। तो यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि इस प्रकार की कृषि के अंदर क्या किया जाता है, यह चावल की जो खेती है, ये चावल प्रधान जो कृषि है, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर सिंचाई, जहां पर पानी अधिक हो, यानी कि पानी की सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया हो और पानी की मात्रा क्या हो, अधिकता में हो, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इमेज से आपको पता तो चल ही गया होगा। थोड़ी सी और देख लेते हैं कि इसके लिए अधिक पानी की, नाम से पता चल रहा है कि चावल की खेती की जा रही है, तो भैया चावल की खेती तो वहीं पर की जाएगी जहां पर पानी अधिक मात्रा में मिलेगा। तो पानी की अधिक आवश्यकता होती है और इसलिए उन क्षेत्रों में की जाती है जहां अधिक वर्षा होती है या जहां पर सिंचाई की सुविधा बढ़िया तरीके से होती है, तो वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब कुछ क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्रों में की जाती है।
पहले मैं आपको बढ़ा देता हूं, फिर मैप से समझ लेना कि मानसून एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों में की जाती है, और 2 नंबर बात करें तो भारत के पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में की जाती है। आप देखो रट्टा लगाने से तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप एक बार फिर से स्क्रीन पर चलती हुई इमेज देखिए। आपको एक फिर से एक संसार का मैप दिख रहा है, और उस संसार के मैप में थोड़ा सा जूम करके लिया हुआ है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एशिया का मानसून एशिया मतलब एशिया का वो भाग जहां पर मानसून ज्यादा रहता है, तो मानसून एशिया का समुद्र तटीय क्षेत्र, और मानसून ज्यादा रहता है कहां पर है, यानी कि जहां पर क्या होगा, समुद्री इलाका, समुद्रीय जो प्रदेश है वो तटीय हो, यानी कि तट में लगता हो, यानी कि पास में हो। तो समुद्र तटीय प्रदेश यानी समुद्र तटीय क्षेत्र मानसून एशिया का, यानी एशिया का वो भाग जहां पर समुद्री इलाका पास में लगता हो, यानी कि वहां पर मानसून की दिखता रहेगी। तो आपको इमेज के अंदर जो है, इस मैप के अंदर आपको डायरेक्ट किया वो भाग दिख रहा होगा एशिया का, ये है मानसून एशिया का भाग, और इसको समुद्र तटीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा की जाती है। अगर बात करेगी प्रॉपर भारत के अंदर, वो तो एशिया महाद्वीप की बात होगी। अगर बात करेगी प्रॉपर भारत के अंदर कहां पर की जाती है सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा की जाती है पश्चिमी बंगाल, फिर से आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट किया हुआ, और उसके साथ साथ में उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। तो ये तो बात की हमने कि एशिया के अंदर कहां पर की जाती है, तो एशिया का मानसून एशिया वाला भाग, और भारत का पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो पंजाब में भी, ये पंजाब राज्य में भी ये सबसे ज्यादा की जाती है। आपका जो हरियाणा हो गया, यहाँ पर भी ये इस प्रकार की कृषि जो है सबसे ज्यादा की जाती है। और अगर जिलों की थोड़ी सी बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के आसपास, गंगानगर जिले के आसपास भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी चावल प्रधान कृषि। बात कर लेते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की क्या विशेषता है और किन क्षेत्रों में की जाती है। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में समझिए कि प्रमुख फसल क्या रहेगी। अब आपको बता ही दिया कि इसमें चावल की फसल को प्रधानता नहीं दी जाएगी, चावल को छोड़ करके जो भी होगी फसलें कौन कौन सी, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन, इसके साथ साथ में चारा, यानी इतनी प्रकार की फसलें, यानी कि सारी की सारी अगर फसलें देखो तो गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है और चारा है। तो इसमें से ऐसी कौन सी फसल नहीं है जिसको अधिक पानी की, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की फसलें या इस प्रकार की जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं को, जौ को, ज्वार को, बाजरे को, सोयाबीन और चारे को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार की कृषि जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, वो आपकी कौन सी रह जाएगी, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके साथ साथ में कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो थोड़ा सा समझना कि मानसून एशिया के अनेक भागों में की जाती है ये। अब मानसून एशिया के अनेक भागों में कैसे की जाती है कि जहां चावल की खेती संभव नहीं है, यानी कि क्या है कि जरूरी नहीं है कि बस पानी, एक ओनली पानी मिलने से इस चावल की खेती कर सकते हैं। तो भैया कोई भी फसल पैदा कर रहे हो उसके लिए पानी होने के साथ साथ में मृदा का भी होना आवश्यक है कि उस फसल को पैदा करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ में भौगोलिक दशाएं भी तो चाहिए ना, अनुकूल जलवायु चाहिए, मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, अनुकूल तापमान चाहिए, उसके आधार पर फसलें पैदा की जाती है। तो मानसून एशिया का ऐसा कुछ भाग, और भी ऐसा भाग है जहाँ पर पानी तो है, मानसून तो है, पानी तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है, भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है। समझना कि वहाँ पर क्या है, भौगोलिक दशाओं का अभाव होने के कारण, भौगोलिक दशाएं अनुकूल न होने के कारण वहाँ पर इस प्रकार की चावल अनुकूल नहीं होने के कारण तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। समझ में आया होगा कि चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में अंतर क्या है। तो समझ लेते हैं अभी कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है, जिस प्रकार चावल प्रधान कृषि को किन क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है, उसी प्रकार चावल रहित को कहाँ पर किया जाता है, समझने का प्रयत्न करते हैं आगे। तो अगर आपको देखिए, आपको नोट्स तो बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए आपको ये जितना भी कुछ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसको बढ़िया से अलग से रजिस्टर लगाइए, और उसमें जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है मैप वगैरह, तो आपको मैंने पहले भी बोला, आप कुछ मार्केट से मैप लेके आइए अपने संसार के वर्ड के, जिनमें महाद्वीप बने हों, डार्क किए हों अच्छे से, तो उनको ला करके, और जिस प्रकार से जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्षेत्र वगैरह बताता हूँ, वहाँ पर आप भी क्या कीजिए कि डायरेक्ट कीजिए और उन मैप को अपने रजिस्टर में बढ़िया से लगाइए, और फिर आप पढ़कर देखिए कि आपको याद होता है कि नहीं होता। आप बोलते हो सर याद नहीं होता, आप बोलते हो सर जियोग्राफी का रट्टा लगाने की आवश्यकता है। कौन कहता है जियोग्राफी का रट्टा लगाने की आवश्यकता है? बढ़िया से आप मैप वगैरह लेकर के बैठिए, डायरेक्ट कीजिए, 1-2 बार को भरिए उसको, मैप को, क्षेत्रों को भरिए, आपको अपने आप ही कंठस्थ हो जाएगा, याद रहने लग जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, और विशेषताओं को आप फील करके पढ़िए, आपको बढ़िया से याद होगी वो। समझते हैं कुछ अक्षेत्रों को। तो चलिए अभी अपने कुछ आगे बात कर लेते हैं इनके अक्षेत्रों की, कि कौन से क्षेत्रों में ये इस प्रकार की कृषि जो है की जाती है। तो एक नंबर हमारे पास में उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और जापान। आपको एक बार तो पहले इसके नाम पढ़ लीजिए कौन से क्षेत्रों में की जाती है, फिर आपको मैप के द्वारा समझा देता हूँ। ये हमारी चल रही है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो कौन सा क्षेत्र आपका? उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और जापान। यहाँ पर कृषि की कौन सी जाती है? तो गेहूं को, जौ को, सोयाबीन और चारा, इसको मुख्य रूप से उगाया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो 2 नंबर क्षेत्र में हमारा भारत के सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी भाग, और यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? गेहूं, जौ, चना। 3 नंबर अगर अपनी बात करें तो भारत के दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? ज्वार, बाजरा और कपास। यानी ये 3 प्रकार के हमने क्षेत्र देखे हैं, और इन 3 प्रकार के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किन किन फसलों को उगाया जाता है? तो गेहूं, जौ, सोयाबीन, चारा, गेहूं, जौ, चना और ज्वार, बाजरा, कपास। चलिए मैप के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको स्क्रीन पर चलता हुआ मैप दिख रहा होगा। इसमें आपको डार्क किया हुआ भाग दिख रहा है, रेड कलर से डार्क किया हुआ भाग दिख रहा है। तो वो रेड कलर से जो डार्क किया वो आपका आ गया उत्तरी चीन और मंचूरिया और उत्तरी कोरिया और जापान का भाग है, जो रेड कलर से डार्क कर रखा है। तो ये रेड कलर से जो डार्क कर रखा है, इसमें गेहूं, जौ, सोयाबीन, चारा, यानी इन इतने क्षेत्रों के अंदर आपके उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और जापान जो है, यहाँ पर गेहूं, जौ, सोयाबीन और चारा मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। उसके बाद में आपको एक ब्लैक कलर से डार्क किया दिख रहा होगा कि भारत के सिंधु गंगा मैदान का पश्चिमी भाग है ये आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर से डार्क किया हुआ थोड़ा। तो यहाँ पर है आपका गेहूं, जौ और चना, इस प्रकार की मुख्य फसलें उत्पादित की जाती है। और 3 नंबर जो है भारत के दक्षिण एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तो इसको भी एक तीसरे कलर से डार्क किया दिख रहा होगा आपको। तो वहां पर आपको दिख रहा है कि ज्वार, बाजरा और कपास, इस प्रकार की मुख्य फसलें उत्पादित की जाती है। तो ये थे अपने क्षेत्र, जहां पर इस संसार के मैप में हमने देख लिया, महाद्वीपों पर हमने देख लिया कि कहां पर किस प्रकार की फसल जो ज़्यादा बोई जाती है। चलिए ये हमारा हुआ कंप्लीट गहन निर्वाह कृषि, और उसके 2 प्रकार जो थे, चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर कृषि की प्रकार की। तो 2 नंबर के कृषि का प्रकार कौन सा है हमारा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम क्या हमारा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम से पता चल रहा है विस्तृत यानी कि एक बड़े भूभाग पर। तो समझना क्या कि व्यापार की दृष्टि से और खाने की दृष्टि से, मतलब कि जीवन निर्वाह की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से, तो मुख्य रूप से व्यापार की दृष्टि से एक बड़े पैमाने पर जब जो कृषि की जाती है, व्यापार की दृष्टि से एक बड़े पैमाने पर जो कृषि की जाती है, तो उसको बोलते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। समझ में आया होगा? तो आपको पहले तो आप मैप देखिए, मैप चलता हुआ दिख रहा होगा। इस मैप में आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा भूभाग दिख रहा है आपको। ये 3-4 मैप लगाए हैं मैंने, मानचित्र लगा रखे हैं 3-4 प्रकार के। तो इन 3-4 मानचित्रों में आप देख सकते हो, इन मैप के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर फसल जो है पैदा की हुई दिखाई जा रही है, जिनमें आपकी गेहूं है, मक्का है, जौ है, राई है, इस प्रकार की। तो इस प्रकार से यानी कि एक बड़े भूभाग पर जब कृषि की जाती है, एक बड़े भूभाग पर जब कृषि की जाती है, तो उसको बोलते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मुख्य फसलें कौन कौन सी होगी? तो इसमें मुख्य फसल जो है वो गेहूं रहने वाली है, और इसके साथ साथ में और भी फसलें पैदा की जाती है, जिसमें आपका मक्का, जौ, राई और जई, इसको मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। समझना क्या है कि इसमें उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है। हालांकि देखो बड़े पैमाने पर जरूर की जाती है कृषि, एक बड़े भूभाग पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उर्वरकों का उपयोग कम किया जाता है, यानी खाद बीज वगैरह का कम उपयोग किया जाता है। और विशेषता की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक ही प्रकार की फसल की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर फसल परिवर्तन नहीं किया जाता। इस चीज को आप समझना। हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेचुरल, अगर हमारे नॉर्मल घरों में बात करें, हम लोग लगभग किसान की फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो हमारे क्या होता है, जैसे जिस भूमि पर पिछले साल या पिछले 2 सालों से हम लोग अगर गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो हम तीसरे साल क्या करते हैं, उस जगह पर, उस सेम जगह पर क्या करते हैं, हम जो फसल का परिवर्तन कर देते हैं, यानी फसल को बदल देते हैं। कि मान लेते हैं गेहूं पैदा किए, तो उसके बाद में और कोई फसल पैदा कर देंगे, वहाँ पर वापस गेहूं
पैदा नहीं करेंगे, उस स्थान पर गेहूं की बुआई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं भूमि पर बदल बदल कर, यानी कि सेम जगह जो होती है उस पर बदल बदल कर फसलें पैदा करते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा नहीं होता, इसमें फसल की प्रधानता होने के कारण, एक ही प्रकार की फसल की प्रधानता होने के कारण फसल परिवर्तन नहीं किया जाता। एक ही जगह पर और एक ही भूमि पर एक ही स्थान सेम जगह पर हर बार वही उसी प्रकार की फसल पैदा की जाती है। आगे बात करें तो सिंचाई भी सामान्यतः कम ही की जाती है। ओनली जो फसल जो है वो किसके भरोसे, वर्षा के भरोसे पैदा की जाती है। अब आप बोलोगे सर अगर इतना कुछ हो रहा है, खाद का उपयोग नहीं किया जा रहा, सिंचाई के संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा, तो ये बड़े पैमाने पर कैसे की जाएगी और व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कैसे होगी। तो आप एक स्क्रीन पर चलता हुआ फिर से एक आप इमेज देखिए, तो आपको एक पूरा का पूरा एक संसार का महाद्वीप, इस महाद्वीपों का आपको फिर से मैप दिख रहा है। तो ये कृषि की कौन से क्षेत्रों में जाती है, तो हमने देखा था कि जो आपकी कृषि हमने देखी थी गहन निर्वाह कृषि, जो मुख्य रूप से हमारी गहन निर्वाह कृषि थी, उसको हमने पढ़ा था कि वो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री वहां पर की जा रही थी। लेकिन ये जो इस प्रकार की विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है, ये क्या की जाती है, अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में और दक्षिणी अक्षांशों में की जाती है। आपको इमेज के अंदर डायरेक्ट किया वो भाग दिख रहा होगा, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर का जो भाग है और जो 23.5 डिग्री का जो नीचे का भाग है, यानी उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिणी अक्षांश है, उन अक्षांशों में कृषि की जाती है। और जो उत्तरी अक्षांश है तो वहां पर पहले से क्या है, ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, ये पहले से क्या है कि ठंडे प्रदेश होते हैं। जो आपका मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र था, यानी कि जो आपका हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर यानी कर्क रेखा का भाग, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे की ओर यानी कि मकर रेखा का भाग। तो हमने पढ़ा था चावल प्रधान कृषि में, उन कृषियों में पढ़ा था हमने, गहन निर्वाह कृषि में हमने समझा था कि वो कृषि जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो भाग है वहां पर की जाती थी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी गर्म प्रदेशों में की जाती थी उस प्रकार की कृषि। लेकिन ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है ये ठंडे प्रदेशों में की जाती है। आपको मैप के अंदर डाल के भाग दिख रहा होगा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो ये क्षेत्र जो है पहले से ठंडे हैं, तो इन क्षेत्रों में ठंडा होने के कारण ज़्यादा सिंचाई वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है और बड़े बड़े मैदानों में की जाती है ये। यानी कि यूँ नहीं कि हमने वो गहन निर्वाह कृषि में देखा था, लोग जो है आदिमकालीन निर्वाह कृषि भी पढ़ी थी, लोग जो क्या करते थोड़े से भूभाग पर कृषि करते थे। गहन निर्वाह कृषि को पढ़ा था तो वहाँ पर भी क्या है भूमि जो है कम थी। लेकिन ये जो विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है, इसमें बड़े बड़े मैदानों में की जाती है ये कृषि, यानी कि बड़े बड़े जो घास के मैदान है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। तो इसके कारण ये अनाज की ये जो है व्यापार की दृष्टि से ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानी जाती है और एक बड़े पैमाने पर की जाती है। समझते हैं कि किस प्रकार के मैदानों में की जाती है, कौन से मैदानों में की जाती है और कौन से मैदान को कौन से क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो समझने का प्रयत्न करते हैं कुछ आगे और विशेषताओं में और क्षेत्रों में। चलिए अपने कुछ क्षेत्रों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन से घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है और कौन से क्षेत्रों में की जाती है। तो लिखे हुए हैं कि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में, पहले तो अक्षांशों की बात करें तो कौन से अक्षांश, मध्य अक्षांश, उसका जो आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क बोल दो या शीत प्रदेश बोल दो, ज्यादा शीत तो नहीं होगा, हल्का फुल्का शीत प्रदेश होगा, अर्धशुष्क प्रदेश होगा जिसको, वहां पर घास के मैदानों में की जाती है। यूं सीधे नहीं, सीधे मैदानों में नहीं की जाती, घास के मैदानों में की जाती है। और घास के मैदान कहाँ पर, कौन से घास के मैदान किस नाम से कहलाएंगे और वो समझते हैं पहले कि जो यूरेशिया है उसमें वो घास के मैदान जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है वो घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, स्टेपीज के नाम से। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है पंपाज, जिसको पंपाज घास का मैदान है वहाँ पर की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स नामक घास का मैदान है वहाँ पर, और उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज और दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, तो इन घास के मैदानों में ये कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। आप बोर्ड पर चलती हुई फिर से एक इमेज देखिए, स्क्रीन पर चलती हुई एक इमेज देखिए। इन महाद्वीपों, आपको महाद्वीप दिख रहे होंगे और महाद्वीपों में मैंने डार्क कर रखा है कि आपका सबसे पहले यूरोप और एशिया का जो भाग है, मिक्स भाग जिसको यूरेशिया बोलते हैं, उसका ऊपर का भाग जो मैंने डार्क कर रखा है वहाँ पर ये घास का मैदान है। तो ये घास का मैदान कौन से नाम से है, स्टेपीज नाम से। और फिर अर्जेंटीना आपको दिख रहा होगा, तो अर्जेंटीना में पंपाज। फिर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको नीचे की तरफ, तो वहां पर इसका जो घास का मैदान है उसका नाम है डाउन्स। और उसके बाद में उत्तरी अमेरिका जो इधर इधर साइड में दिख रहा है आपको,
महाद्वीप जो ऊपर वाला है इधर वाला, तो वो उत्तरी अमेरिका, अमेरिका का उत्तरी जो भाग है या उत्तरी अमेरिका जो है वहाँ पर ये घास का मैदान जो है प्रेरीज डार्क का रखा है। और उसके बाद अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी अफ्रीका वहाँ पर वेल्स और न्यूजीलैंड में आपका कैंटरबरी। तो ये जो घास के मैदान है यहाँ पर ये इस प्रकार की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। बात कर लेते हैं कोई 2-4 विशेषताओं की, इस प्रकार की कृषि में किस प्रकार का फसल उत्पादन किया जाता है या किस प्रकार की मशीनों का औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। अब आपको ये जो घास के मैदान मैंने थोड़े टाइम पहले इमेज दिखाई थी, तो घास के मैदान आपको बड़े बड़े दिख रहे थे, तो खेतों का आकार यहाँ पर कैसा होता है, बड़ा होता है। उस आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि की तरह खेतों का आकार छोटा नहीं होता है, यहाँ पर खेत काफी बड़े होते हैं। और सारे के सारे जब खेत बड़े होंगे तो बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, और जब बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है तो इतना सारा काम हाथों से किया तो जाता नहीं, तो इसलिए सारे के सारे कार्य यानी कि चाहे बुआई का है, चाहे कटाई का है, चाहे आपका सिंचाई का, इस प्रकार से हर प्रकार का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों से किया जाता है। उसके बाद में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ये क्या गड़बड़ हो गई कि उसमें तो मैंने पढ़ा था कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, मैदान छोटे थे, घास के मैदान जो आपका क्षेत्र था छोटा था, फिर भी प्रति उत्पादन कम कैसे था, हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा कैसे था वहाँ पर, और यहाँ पर कम कैसे हो रहा है जबकि इतने बड़े पैमाने पर की जाती है। समझना, मैंने आपको बताया था कि भूभाग कम हो वहाँ पर फसल ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा है, ज़्यादा। जब भूभाग ज़्यादा है और वहाँ पर फसल कम पैदा हो रही है यानी उत्पादन कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता क्या है, यानी प्रति हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर माने क्या होता है, कितनी भूमि को हेक्टेयर में गिना जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम। उसके बाद में लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर भूभाग बड़ा होता है, लोग कम होते हैं काम करने वाले, तो इसलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। यानी एक व्यक्ति के हिस्से में फसल ज़्यादा आएगी, इसलिए इसको बोल देंगे प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। जबकि वहाँ पर क्या था, लोग ज़्यादा थे काम करने वाले, भूमि थोड़ी थी, तो उसकी वजह से प्रति व्यक्ति उत्पादन कम था। और यहाँ पर व्यक्ति कम है काम करने वाले और भूमि बड़ी है, तो इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक माना जाएगा। क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होती है, इसलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन करने पर कम ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या क्या होती है, कम, वहाँ पर तो लोग ज़्यादा काम करते हैं उस गहन निर्वाह कृषि में, आदिमकालीन में और उसमें, है ना, तो वहाँ पर तो लोग क्या है, ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, इसलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने पर कम ध्यान दिया जाता है। अब इतने बड़े बड़े भूभाग हैं तो यहाँ पर कम ही ध्यान दिया जाएगा, कौन कौन संभालेगा, लोग कम है तो। उसके बाद में कृषि उत्पादों का भंडार करके रखा जाता है तथा मांग होने पर बेचा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फसल उत्पादित की जाती है उसको ऐसे नहीं कि बस उत्पादित कर लिया और मार्केट में ले जा करके बेच दिया, उसको क्या किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर की जाती है, बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है, तो फसल काफ़ी मात्रा में होगी, और ये लोग क्या करते हैं, भंडार करके रख लेते हैं, और जब मार्केट में मांग होती है तब जा करके मार्केट में बेचते हैं, अच्छे दामों पर फसल को मार्केट में ले जा करके बेचते हैं, यानी व्यापार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है क्या, क्या है इसकी विशेषता है, कौन से क्षेत्रों में की जाती है, किस प्रकार का घास का मैदान जो है किस नाम से कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को भी कंप्लीट कर लिया, और आपकी जो गहन निर्वाह कृषि थी और उसके जो प्रकार थे, दो आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, और गहन निर्वाह कृषि का फिर दो भागों में बांटा था, आपका जो था चावल प्रधान और चावल रहित। यहाँ तक हमारी बात हो गई कंप्लीट। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो वो भी आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।